स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच। हम बात कर रहे हैं अबाउट द न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग पॉलिसी। भारत सरकार ने गैस को प्राइस करने की एक नई पॉलिसी बनाई है और इसी से जुड़ी कुछ सवाल, क्या आपके गैस के दाम कम हो सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है इसके वजह से, या इंडिया की एनर्जी मिक्स में यानी कि पेट्रोलियम कितना यूज़ हो रहा है, कोल कितना यूज़ हो रहा है, डीजल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, इन सब में गैस का क्या योगदान है और ये आपके और हमारे जीवनचर्या या कॉमन लाइफ में कैसे प्रभाव करेगा या कैसे प्रभावित हो रहा है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो दोनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे आम तरीके से, सरल तरीके से। इस गैस प्राइसिंग फॉर्मूले को देखेंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस को भी। बात एकदम सिंपल सरलता से अगर समझा जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया, अप्रैल 6 की बात है, दैट रिवाइज्ड नेचुरल गैस प्राइसिंग्स जो हैं वो लागू किए जाएंगे, जिसके तहत ONGC की जो लेगेसी वेल्स हैं, जो पहले से वेल्स चल रही हैं, गैस की ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स चल रही हैं, वहाँ पर आप अब गवर्नमेंट जो है नेचुरल गैस को प्राइस करेगी 10% ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। यानी कि इंडिया की अपनी क्रूड बास्केट या इंडिया की अपनी मार्केट के ऊपर गैस का प्राइस निर्धारित होगा। तो आप कह रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर भारत में गैस बिक रहा है या बट रहा है तो भारत के बाजार के नियमों के हिसाब से ही या भारत के बाजार के कीमतों के हिसाब से ही बटना चाहिए। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले क्रूड बास्केट्स जो थे यानी कि नेचुरल गैस के प्राइसेस जो थे वो हम बाहरी मार्केट्स से पेग करते थे या बाहरी मार्केट्स से तय करते थे। और बाहरी मार्केट्स जिसमें नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट ब्रिटेन का योगदान होता था या हेनरी हब US का योगदान होता था। वी विल सी हाउ इट इज डिफरेंट। बट इस महीन एक प्रकार से डेफिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। आई हैव कॉपीड दिस फ्रॉम PIB। मैंने PIB के सोर्स से, गवर्नमेंट के सोर्स से आपके लिए ये एक सिंपल तरीके से निर्णय को लाया है, डिसीजन को लाया है। सो डिसीजन ये कहती है कि न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के ब्लॉक्स या ONGC के पहले नॉमिनेशन वाले फील्ड्स वाले ब्लॉक या न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी वाले ब्लॉक्स जो पहले से चल रहे थे, जहां पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है ऑयल और गैस ब्लॉक्स बांट रही थी, उन सारे ब्लॉक्स में ये नया नेचुरल गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म लागू होगा, डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म लागू होगा। इसमें क्या अंतर है, क्या डिविजन्स है, वी विल सी। बट कौन से गैस की बात हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी। देखिए, डोमेस्टिक नेचुरल गैस की बात हो रही है। वो नेचुरल गैस जो आपको CNG के पंप्स में मिल जाए या वो नेचुरल गैस जो PNG में मिले, यानी कि प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस जो आपके घरों में, अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर आपके पास पाइप से गैस पहुंचता है, LPG से नहीं, पाइप से गैस पहुंचता है, तो ये दो ऐसे जगह हैं जहां पर इस निर्णय का प्रभाव आप पर पड़ेगा। Right? So that is the two places. That is where natural gas is used. So natural gas जहां पर भी यूज होता है वहां पर ये प्राइसिंग मैकेनिज्म आपको फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। नाउ इसकी एक जो खास बात है कि ये प्राइसिंग मैकेनिज्म मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक तय किया गया है, यानी कि फ्लोर प्राइस से लेके सीलिंग प्राइस तक तय किया गया है। सबसे मिनिमम प्राइस अगर गैस का होगा सो दैट विल बी $4 MMBTU, दैट इज मिलीमीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अब $4 से लेके विच इज मिनिमम, ये मैक्सिमम जा सकता है $6.5 तक, जिसको आप कहेंगे सीलिंग प्राइस। और ये तय किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि आप $6.5 से ज्यादा नहीं बेच सकते और 4 के आसपास मिनिमम है, इससे कम नहीं बेच सकते। ये प्राइसेस फिक्स रहेंगी फॉर 2 years और 2 साल के बाद फ्लोर और सीलिंग प्राइस दोनों $0.25 के हिसाब से बढ़ेंगी। यानी कि जो भी प्राइस डिविजन्स होंगे या जो भी प्राइस हर मंथ आएंगे वो इसी रेंज के बीच में होंगे। इसे ही गवर्नमेंट कहती है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, APM।
और एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म गैस के दामों को तय करने का एक तरीका है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं, वी विल सी दैट। बट जो अभी की न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग पॉलिसी है, उसके हिसाब से एपीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म इज व्हाट गवर्नमेंट इज फॉलोइंग, राइट। नेचुरल गैस है क्या, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली अगर आप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल गैस ज़्यादातर कॉम्पोजिशन मीथेन का होता है, राइट। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशंस या ऑयल ब्लॉक एक्सप्लोरेशंस के दौरान नेचुरल गैस का मिलना बहुत ही ज़्यादा संभावित होता है। इट इज़ वेरी नेचुरल टू फाइंड सच गैसेस। इनफैक्ट ये वही मरीन प्लांट्स या डेड फ्लोर्स के डिपॉजिट ओशंस में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले 2013-14 की बात है, दैट कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक बहुत बड़ा गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक KG-D6 ब्लॉक रिलायंस इंडिया लिमिटेड को मिला था, राइट। वो एक्सप्लोरेशन के तहत मिला था। तो हमें ओशन ब्लॉक्स या इवन सेडिमेंट ब्लॉक्स जहाँ पर सेडिमेंटेशन ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमें ऐसे गैस रिजर्व्स का मिलना बहुत ज़्यादा संभावित लगता है। लेकिन मीथेन के साथ साथ इनमें कुछ कार्बन हाइड्रोकार्बन्स भी मिल सकते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के दौरान नेचुरल गैस का मिलना बहुत ज़्यादा नेचुरल रहता है या संभावित रहता है। इससे पहले कि हम आगे के विस्तार में जाएं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल माई डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, मैं चाहता हूं कि आप एक सॉलिड बेस यानी कि एक फाउंडेशन के लिए क्लासेस करते हैं, कोचिंग्स की तरफ जाते हैं। नाउ, यूपीएससी की तैयारी ऑब्वियसली फाउंडेशन से होनी चाहिए और अंत तक होनी चाहिए, यानी कि इंटरव्यू तक होनी चाहिए। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ किसी ने छोड़ दिया। स्टडी IQ-IS इसी के तहत आगे बढ़ता है और प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एक प्रोडक्ट आपके लिए लाता है, जहां पर हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों की तैयारी एक साथ करवाते हैं। और इससे ज्यादा बढ़कर हम प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इसी बैच के थ्रू देते हैं। सो व्हाट इज मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम? जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करेंगे, आपको मेंस की तैयारी के लिए हमारे दिल्ली कैंपस में इनवाइट किया जाएगा एट नो एडेड कॉस्ट। जो कॉस्ट आप अभी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जब आप कोड यूज करेंगे ऐश लाइफ, जो कॉस्ट आपका घट के आएगा 29,999, इसी कॉस्ट पर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और 4 महीने की रिगरस तैयारी की जाएगी मेंस की, ताकि आंसर राइटिंग के साथ मार्क्स इवैल्यूएशन और साथ ही साथ टू मेक श्योर कि आप 3 घंटे में वो 20-21 क्वेश्चंस आराम से कंफर्टेबली 1 अप तरीके से लिख सकें। इन सब की तैयारी सघन होनी चाहिए, बहुत लगातार होनी चाहिए। इसीलिए एक ज़रूरी है कि हम सिर्फ ऑनलाइन मोड पर नहीं, ऑफलाइन मोड पर भी मिलकर आपके साथ तैयारी करें। तो आपको अगर अभी तक ये लगता था दैट वी आर जस्ट विद द ऑनलाइन, नो, वी आर ऑल्सो विद आवर offline students, right? So please use this code, please use this opportunity to make sure कि शुरुआत से लेके अंत तक, यानी कि अगर आपने सपना देखा है कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में हो, जो अभी अभी रिजल्ट आया है, and many students have seen that dream for themselves. In fact, as I talk now, 76 plus candidates have cleared from Study IQ IAS, right? This speaks a lot for us. Now, इससे ज़्यादा मुझे खुशी और होगी जब आप इस सपने को साकार करेंगे और शुरू से लेके अंत तक की ऐसे बैचेस में अपने आप को एनरोल करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू यूज दिस कोड, मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस कोड, टेक एडमिशंस एंड सी फॉर योरसेल्फ, टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं। तो नए और ओल्ड सिस्टम में फर्क क्या है, यानी कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है। देखिए, पहले हम अपने गैस प्राइसेस को, यानी कि 2014 से जो मॉडल चल रहा था, वहां पर हम अपने गैस प्राइसेस को इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब्स के ऊपर मापते थे, या उसके वजह से या उसके बेसिस पे उनके प्राइस तय करते थे। सो हेनरी हब हो गया, एल्बिना हो गया, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। हेनरी हब वाज US बेस्ड, पर्टिकुलरली गैस बेस्ड मार्केट, या नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट UK का मार्केट है,
जेसीसी भी हुआ करता है। जेसीसी इज जापान कस्टम क्लियरेंस, जो एशिया में बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट द ओनली बिगर मार्केट, द बिगेस्ट मार्केट इन एशिया जहां से हम गैस प्राइसेस को पेग करते हैं। अब जरूरत ये पड़ रही थी, 2014 से ये पॉलिसी थी। अब जो जरूरत थी वो थी भारत की अपनी मार्केट होनी चाहिए, बिकॉज भारत में गैस बिक रहा है। सो भारत की अपनी मार्केट होने में क्या प्रॉब्लम है? सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने अब इंडियन क्रूड बास्केट को ही गैस प्राइस डिस्कवर करने का एकमात्र जरिया बना लिया है। सो भारत में गैस मार्केट में जो प्राइस चलेंगी उसी बेसिस पे हर मंथ गैस की प्राइसेस डिसाइड होंगी बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस। सो फ्लोर और सीलिंग प्राइस जो आपने देखा उस हिसाब से गैस में गैस के मार्केट्स या गैस के प्राइसेस में निर्धारण होता रहेगा। नाउ प्रॉब्लम ये रहा है गवर्नमेंट के पास, आज से नहीं 1999 से पहले से, कि दो तरीकों से गैस के प्राइसेस को निर्धारित किया जाता है जो आज आप देख रहे हैं। एपीएम इज एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट्स प्राइस मैकेनिज्म। देखिए, एपीएम इज एडमिनिस्टर्ड या असेस्ड, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इसे असेस करती है, यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा सेट है। ऑब्वियसली मार्केट की कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट सरकार तय करती है, अगर मान लीजिए कि मैं एक रिमोट खरीदने जा रहा हूं और रिमोट के प्राइसेस अगर सरकार तय करती है तो ये मार्केट डिस्कवरी नहीं है, ये सरकार की डिस्कवरी है। ये सरकार ने प्राइसेस तय किए हैं। दैट इज वाई ये प्राइसेस जानबूझ के नीचे रखे जाते हैं। दिस इज डेलिबरेटली केप्ट लो। क्यों? बिकॉज गैस आम जनता यूज करती है, आप और हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, कुकिंग ऑयल या कुकिंग फ्यूल की तरह या उनके यूज में या रोजमर्रा की चीजों में ये यूज हो रहा है। इसीलिए इसे सब्सिडाइज्ड होना, इससे कम होना बहुत जरूरी है। इसे गवर्नमेंट कॉस्ट प्लस मेथड में भी बनाती है। कॉस्ट प्लस मेथड का यानी कि मान लीजिए गैस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक्सप्लोरेशन में जो पैसा खर्च हुआ वो, और प्लस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, वैल्यू एडिशन का कॉस्ट, यानी कि गैस को प्योरीफाई करते करते जब आप ब्लॉक से गैस निकालते हैं तो उसे प्योरीफाई करना, जिसको अपस्ट्रीम रिवर्स या अपस्ट्रीम सेक्शन कहते हैं, डाउनस्ट्रीम सेक्शन तक जाने तक, यानी कि आपके घरों तक पहुंचने तक गैसेस में बहुत वैल्यू एडिशन करने पड़ते हैं। किसी भी फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। क्रूड ऑयल और फिनिश्ड ऑयल में बहुत फ़र्क होता है। इन सब का एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क्स को जोड़कर कॉस्ट प्लस मेथड तैयार किया जाता है। और ये असेसमेंट्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि हर सरकार के साथ बदल भी सकते हैं, हर कमेटी के साथ भी बदल सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखते हैं टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट कि कैसे इंटरनेशनल प्राइसेस एक प्रकार से प्रॉब्लम दे सकते हैं हमें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस के प्राइसेस होते हैं वो हमेशा इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस से डिक्टेट होते रहते हैं या उसके साथ चलते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के साथ निकल रहा है, इसीलिए क्रूड ऑयल प्राइस भी इसे थोड़ा बहुत डिक्टेट करता है व्हेनेवर इट कम्स टू इंटरनेशनल मार्केट। रुपी और डॉलर की वोलेटिलिटी, यानी कि रुपी और डॉलर में चल रहे उतार चढ़ाव के वजह से भी गैस प्राइसेस के ऊपर आपको असर देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए डॉलर महंगा हो गया, वी हैव टू स्पेंड मोर रुपीज टू गेट द सेड क्रूड ऑयल और टू गेट द सेड गैस। अगर हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी महंगा होगा। अगर आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि भारत ज्यादातर करता है, वो महंगे हो जाते हैं। हब्स नॉट इन इंडिया, जिन हब्स की हम बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल गैस मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हेनरी हब हुआ या नॉर्थ बैलेंसिंग पॉइंट हुआ। नॉर्थ बैलेंसिंग पॉइंट यूके में है, हेनरी हब जो है वो यूएस में है, जेसीसी जापान में है। ये भारत के मार्केट्स नहीं है, इसीलिए आपका इन पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं हो सकता। ये मार्केट्स जैसे भी प्राइस डिस्क्राइब करेंगे, जैसा भी प्राइस डिक्टेट करेंगे, आपको उसे पे करना होगा, इंपोर्टेड कॉस्ट। ज्यादातर भारत में इन दोनों का मिश्रण देखा गया था फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स। उसके बाद कुछ कमिटीज आई, जैसे सी रंगराजन कमेटी या बिमल पारेख कमेटी। इन सारी कमेटी ने इनफैक्ट विजय केलकर कमेटी, इन सारी कमिटीज ने दोनों
को साथ में मिलाकर चलने का कुछ न कुछ निर्देश दिया था कि अगर भारत खुद गैस डिस्कवर कर रहा है, सो वी शुड गो विथ असेस्ड और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, या अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सो वी शुड गो विथ इंटरनेशनल मार्केट लिंक्ड प्राइस मैकेनिज्म। नाउ इन सब से आगे हटते हुए सरकार ने अब एपीएम मेजर को ही अपना लिया है। क्या ये कंज्यूमर को हेल्प करेगा? राइट, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एज ऑलमोस्ट 15-20 दिन बीत चुके हैं विद द कमिंग अप ऑफ दिस पॉलिसी, देखा जा रहा है कि पीएनजी यानी कि प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस जो आपके घरों में जाता है, और सीएनजी जो पाइप से घरों में गैस जा रही है, और सीएनजी जहां पर आप पंप्स में जाकर सीएनजी सिलेंडर्स अपने कार्स जो सीएनजी से चलते हैं, ऑलरेडी इन दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। सो हाउस होल्ड और ट्रांसपोर्ट दोनों ही के बजट अच्छे हो सकते हैं। येस, दे आर बीइंग बेनिफिटेड। फर्टिलाइजर कंपनीज भी इन्हीं गैस को यूज करती हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शंस के लिए, इसीलिए फर्टिलाइजर का कॉस्ट नीचे आना भी बहुत नॉमिनल हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि जरूर कॉस्ट नीचे आएगा। ओएनजीसी विल बी इंसेंटिवाइज्ड। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्लॉक्स सिर्फ 10% के रेट से जो हैं गैसेस बेचेंगे ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट, ऐसा नहीं है। जब नए ब्लॉक्स ऐड होंगे, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी को कोई नया ब्लॉक मिलेगा, या तो अरेबियन सी में या टूवर्ड्स आवर कृष्णा गोदावरी बेसिन साइड में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देन ONGC will be costing it at 20% प्रीमियम। सो ONGC 20% प्रीमियम के साथ कॉस्ट कर सकता है। सो अगर आपको ये लग रहा है कि सारे के सारे वेल्स, सारे के सारे ब्लॉक्स सिर्फ 10% के रेट से जो हैं गैसेस को प्राइस करेंगे, ऐसा नहीं है। पुराने ब्लॉक्स जो लेगेसी ब्लॉक्स हैं, जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के अंदर चल रहे थे या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चल रहे थे या जो आवंटित हो चुके थे, उन्हें 10% के रेट से बेचना है गैस को। बाकी के नए ब्लॉक्स 20% के रेट से जाएंगे। सो ONGC जैसी कंपनी जो एक्सप्लोरेशन करती है, राइट, जो नए गैसेस रिजर्व्स को खंगालती है, ऐसी कंपनीज का फायदा होना बहुत ज़्यादा लगता है। दैट यस, दे विल ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज एक्सप्लोरेशन के कॉस्ट भी ज़्यादा आते हैं, राइट। गैसेस को ढूंढना, गैस हाइड्रेट्स को ढूंढना, सेडिमेंट्री रॉक्स को ढूंढना अपने आप में काफ़ी टफ प्रोसेस है, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कॉस्ट बेनिफिट भी दे, राइट। हो सकता है कि बहुत ढूंढने के बाद और बहुत पैसा लगाने के बाद भी आपको गैस हाइड्रेट्स ना मिले, और अगर मिले भी तो उतने सस्टेनेबल ना हो। एमिशन रिडक्शन भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इसके कैलोरीफिक वैल्यूज और इसके लो कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हम नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, आप देख रहे हैं इंडिया का एनर्जी मिक्स, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में गैस का या गैस सोर्सेज का प्रतिनिधित्व जो है वो 6.1% है। ऑलमोस्ट 6.5 6.1 के बीच में ऑसिलेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड जाकर बोल चुकी है कि हमें इसको 6.1 से 15% लेके जाना है। आज इस वक्त सोलार पर्टिकुलरली 15-16% के आसपास चल चुका है। दैट इज अ बिग अचीवमेंट दैट इंडिया हैज डन। इनफैक्ट हमने कोल को 49-50% के पास मिला है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द स्टार्टिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट अराउंड 2014, कोल का कंट्रीब्यूशन 70% हुआ करता था। नाउ फर्दर अगर आप गैस के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, सो कोल का कंट्रीब्यूशन और कम होगा, राइट। That is the major challenge, or that is the major contribution also that we are planning to have with respect to gas economy. 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज आई हैं ऊपर। यूपीएससी कमिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती हैं और पूछ चुकी हैं। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। यू मे वेरी वेल एक्सपेक्ट दैट गैस प्राइसिंग के ऊपर भी पूछे। मैंने आपको रंगराजन कमेटी के बारे में ऑलरेडी बताया कि कैसे रंगराजन कमेटी प्रॉफिट शेयरिंग पे बिलीव करती थी, राइट, कि कोल एक्सप्लोरेशन प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के साथ साथ मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइजेस को भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हम इम्पोर्ट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर दोनों कर रहे थे। उसके बाद विजय केलकर कमेटी 2014 में प्रॉफिट शेयरिंग से हटकर रेवेन्यू शेयरिंग पे आ गई कि प्रॉफिट में ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज जो कह दें कि सर मेरा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ,
उस चक्कर में गवर्नमेंट को नहीं जाना था। दे सेड दैट रेवेन्यू शेयरिंग होना चाहिए और रेवेन्यू शेयरिंग फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलना फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। सो दे डिड दैट सेम, बट नाउ रेवेन्यू शेयरिंग ओनली, दिस इज द कमिटी विच हैज रिकमेंडेड फॉर द प्रेजेंट डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग पॉलिसी। तो अभी जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसमें किरट पारेख कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म या असेस्ड प्राइस मैकेनिज्म और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को आगे बढ़ाया है। ना चैलेंजेस के बिना ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी सफल हो जाएगी, राइट? हर पॉलिसी के साथ कोई ना कोई चैलेंज होता है। सो इसमें क्या चैलेंज है? देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शायद ये कंट्रोवर्सी याद ना हो, बिकॉज ये 2011 से लेकर 14 के बीच में हुई थी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने KG-D6 बेसिन एक्सप्लोर किया था। मैंने आपको बताया कृष्णा गोदावरी D6 बेसिन एक तरीके से उन्हें मिला, उन्होंने एक्सप्लोर किया ONGC के साथ, और एक्सप्लोरेशन के बाद किस रेट पे गैस को बेचना चाहिए, किस रेट पे गवर्नमेंट को देना है गैस को, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो गई। इस वजह से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सोचना यह था कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के तहत गैस को बेचना जाना चाहिए इंडिया में, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रियली लो, इट वाज इवन लो देन $4, राइट? इसकी वजह से काफ़ी बहस हुई। ऐसा कहा जाने लगा कि एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और उसके बाद यानी कि 2014 के बाद इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस में रिलायंस इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो गैस बेचे, विच वॉज मोर देन एट अराउंड $8। इतना बड़ा मार्जिन, इतनी बड़ी गैस विदाउट द कंसिडरेशन कि कौन से दाम पर गैस बेचा जाए, दैट क्रिएट्स अनड्यू अनसर्टिनिटी। इनफैक्ट इतने अनसर्टिनिटी में कोई भी बिजनेस हाउस बिजनेस नहीं कर सकता, राइट? सो दैट क्रिएट्स वन प्रॉब्लम। असेसमेंट एक ही होना चाहिए, राइट? अब ये असेसमेंट गवर्नमेंट ही करेगी, और गवर्नमेंट असेस्ड चीज़ें जो हैं वो डेलिबरेटली लो होती हैं, आप जानते हैं, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलती हैं। दैट में क्रिएट प्रॉब्लम्स, दैट में इवन क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ लिटिगेशन। आगे हो सकता है कि कंपनीज जो एक्सप्लोर कर रही हैं वो लिटिगेशन में भी जाएं। दूसरा, हमारे पास अपने मार्केट्स नहीं है, यानी कि यूएस के पास क्रूड ऑयल डिस्कवर करने के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरी है, वहाँ की अपनी मार्केट है, या हेनरी हब है जो वहाँ की गैस मार्केट है। लेकिन इंडिया के किसी मार्केट के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। हालांकि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने ये एक, अगर मैं कहूँ, बहुत ही साहसिक कदम उठाया है टू मैन्युफैक्चर अ मार्केटिंग हब as well as a gas pricing exploration hub in India. So that is a big step that we have done. But एशिया में सिर्फ जापान कस्टम क्लियरेंस JCC को यूज किया जा रहा है. Even China has not been able to do that. Now the other important challenges is that stalled projects. हमारे पास अपने गैस एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे stalled projects हैं. तापी इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट? सो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो आनी थी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया में, वो आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ये गैस पाइपलाइन थी, राइट? शायद इट इज़ ऑलमोस्ट शेल्व्ड नाउ, बट you know what, Asia is a market of almost 70% of world's natural gas consumption. हमारे पास 70% natural gas consumption होता है, लेकिन हम सिर्फ एक ट्रेडिंग हब को यूज करते हैं। इनफैक्ट एशिया में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग हब है, एंड दैट इज JCC, राइट? हमें यूएस या रशिया या ब्रिटेन के ट्रेडिंग हब के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। सो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस, राइट? हमारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे सिचुएशन को पैदा कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारे पास खुद के प्राइवेट प्लेयर्स, इवन गवर्नमेंट प्लेयर्स आर वेरी लेस। ONGC, गेल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में आप IGL का नाम लेते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एक्सेट्रा। आप जानते हैं कि एक्सप्लोरेशन में जितनी ज़्यादा कंपनी होगी, गैस हाइड्रेट्स ढूंढने में जितनी ज़्यादा कंपनी होगी, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज हम देख सकते हैं आसपास में, राइट? और एक प्रकार से ओलिगोपॉली से हटकर, मोनोपॉली से हटकर किसी भी सेक्टर को जाना चाहिए। यानी कि अगर एक सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, राइट, तो फ़ायदा कंज्यूमर्स को पहुंचता है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, राइट? फाइनली, as I told you, what happened with Reliance India Limited is a case study जहाँ पर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती है और नुकसान कंज्यूमर्स का होता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं आपके और हमारे सामने। सो द पॉलिसी विल टेल इट्स ओन कोर्स। बिफोर आई वाइंड अप द आर्ग्यूमेंट, I would again like to remind my dear students, those who are preparing, don't waste time. देखिए 31st मई को हमारी इवनिंग बैच ख़त्म हो रही है और 6th एडमिशन्स क्लोजिंग, ऑल डेली क्लासेस चल रही हैं फ्रॉम मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, राइट? सो जो भी आपका वट एवर इज़ योर इफ़ आई वुड से कंफर्टेबल टाइम, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या आप कॉलेज से आ रहे हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, राइट? प्रिपरेशन आपके लिए एक सुगम रास्ता बन जाए, एक कंफर्टेबल रास्ता बन जाए, फॉर दैट वी आर ऑलवेज देयर विथ यू. सो टू जॉइन आइदर मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, P2I batch, that is prelims to interview batch of Study IQ is there for you, is there with you, right? So इस बैच का उपयोग करिए, स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम आपके साथ खड़े हैं. विल मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट प्रिपरेशन, यू गेट द बेस्ट फाउंडेशन. मैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री की क्लासेस लूँगा, and at the same point of time I'll make sure that you get the most solid foundation which is available out there, provided you use the code ASHLIVE. When you use the code ASHLIVE, you will get a heavy discount, otherwise ये discount आपको नहीं मिलेगा. On the basis of today's presentation, I have put up a question. ऐसे questions UPSC में आ सकते हैं even in prelims, and हो सकता है कि आपको mains में एक general question पूछते हैं. Now, I know that many diligent students, very smart students are watching this, right? So I would take their attention for a minute and tell them to read the question. So if you want to pick up the correct options of the newly revised gas pricing policy, look at the first statement. The first statement says, the pricing policy is based on administered pricing mechanism for all oil and gas blocks of the country at the rate of 10% of basket of Indian crude. That is the first statement. Second, it says it is based on the recommendation of Vivek Debroy committee. Third, it says that the decision will help India set up her own market hub for gas pricing exploration. Fourth, it will lead to decrease on the demand for conventional fossil fuels such as petroleum and diesel. अब इनमें से correct statement आपको देना है. I'll be more than happy to look into the comments. I invite you to look at this statement. Again, if you are missing any point, अगर आपको लग रहा है कि किसी point में confusion है, go back, see the video, or go back and see the literature available on this pricing policy in your current affairs and try and attempt the question again. जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछती हैं. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेशनल एनबीपी के ऊपर पूछा जा चुका है, हेनरी हब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट? ऑल ऑफ दिस हैज बीन आस्क्ड. सो दिस इज अ ट्रेंड दैट यूपीएससी हैज. कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंड ऑफ कोर्स मेंस में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं ही. सो द आइडिया इज टू गिव यू अ वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर यू फॉर क्वेश्चंस which is there in the prelims, right? So you were watching Policy Watch. Thank you for it. If you have any other questions, इसके अलावा और कोई questions हैं related to the subject, that is what I take, that is history, or related to these kind of presentations that I do on Policy Watch, you're more than welcome to join the Telegram group and ask me, right? So I'll be waiting for you for the next batches of prelims to interview, particularly all those serious students, all those very smart general students जो जानते हैं कि उनकी आखिरी मंजिल क्या है. And I know that you want to see your name in the final list. So do we, right? हम भी वही चाहते हैं. So किस बात की देरी है? आप स्टार्ट हो जाइए. Let's take the first step. We are there to match you step by step. Thank you for watching it. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.